अस्सलामु अलैकुम। नॉवल पिया मैं तेरी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। वो एक लम्हे की देरी के बगैर बिजली की रफ्तार से झपटी। इसी लम्हे मुहीब ने अपना चेहरा इसकी जानिब किया। दोनों के चेहरे एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। नजमा की गर्म सांसों को वो अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था। दिल बहका था इस लड़के का उस हसीना की कुर्बत के सबब, जबकि मुकाबिल का पूरा ध्यान अभी भी रिमोट पर था। पहले मैं देखूंगी। वैसे भी मेरी फिल्म एंड पर है, सिर्फ 20 मिनट की बची है। मुहीब इसके मजीद करीब आता इससे कबल ही वो रिमोट इसके हाथ से छीनकर दूर होकर बैठ गई। वापिस अपनी रोमांटिक फिल्म लगाकर बड़न से कहा, ठीक है, तब तक मैं तुम्हें देखकर काम चला लेता हूँ। इसने सोफे के कॉर्नर से टेक लगाकर गहरी बोलती हुई नजरों से इसके हसीन वजूद पर नजरें जमाई कहा। इसे यकीन था मुकाबिल की नजरों से नर्वस होकर रिमोट इसे खुद वापस दे देगी। हाँ, तुम्हारे पास ये ऑप्शन भी है, क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत हूं, मगर मेरे पास नहीं। तुम्हें 15-20 मिनट देखना तो बहुत दूर की बात, मैं 2 मिनट से ज्यादा देख लूं तो बोरियत महसूस करूंगी। इस लड़की ने तो जैसे टक्कर का जलील किया था मुहीब अजलाल मलक को। मुंह बसुरते हुए कहकर वापिस अपनी फिल्म देखने लगी। इसका जवाब सुनते ही इस वजीह मर्द के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट रक्सा हुई। क्या अचानक ही वो करीब आया तो नजमा चौंक कर सोफे के कॉर्नर से जा लगी। अगर पूरी रात में एक लम्हे के लिए भी तुम्हें बोरियत महसूस हुई तो ये मुहीब अजलाल मलक तुम्हें जुबान देता है, आइंदा तुम्हारी मर्जी के बगैर करीब भी नहीं आएगा। वो इसके गुलाबी होंठों पर नजरें टकाए जो मैंने अंदाज में गोया हुआ, तुम रिमोट रख लो, मैं अपने सेल पर देख लूंगी। वो इसके सीने पर हाथ मारकर खुद से दूर धकेलते हुए गुस्से से बोली, और मुझे अब अपनी फिल्म देखने में इंटरेस्ट ना हो तो? वो शोखी से बोला, इसकी आंखों की शोखी नजमा को खौफजदा करने के लिए काफी थी। वो सवाल नहीं पूछ रहा था, वो तो जता रहा था इस लड़की को कि इंटरेस्ट अब इसकी जानिब मतवज्जा हो चुका है उसका। तुम आज जल्दी कैसे आ गए? नजमा ने मौजू बदलने की कोशिश की थी। इसका ज़हन खौफ से मफलूज हुए जा रहा था। मौजू बदलने की कोशिश न करो, वो इसकी ठोड़ी को नरमी से अपने अंगूठे से मसलते हुए गोया हुआ। इसके हाथ का लम्स नजमा का गला खुश्क कर रहा था। वो बस भागना चाहती थी। मुहीब करीब आने लगा तो इसने सेल्फ डिफेंस में अपने हाथों से इसे खुद से दूर करने की कोशिश की, मगर कामयाब न हो सकी। इसे कराहत महसूस होती थी मुहीब के छूने से। पूरे वजूद में इस कदर झुंझलाहट सरायत कर रही थी इसका दिल चाह रहा था कि वो मर जाए या कहीं भाग जाए, किसी ऐसी जगह जहां मुहीब इसे जिंदगी भर न ढूंढ सके। तुम मुझे जानवर समझते हो ना? वो अपना हक लेने के बाद सोफे पर आंखें मूंदे लेटा हुआ था, जब इसकी कानों की समाज से इस बेबस लड़की की रूहानसा और लरजती आवाज टकराई। अगर इतनी ही जहर लगती हूं तो एक बार में ही मारकर खत्म कर दो, क्यों बार बार मौत देते हो? वो जानती थी मुहीब जाग रहा है। वो नीचे कारपेट पर बैठी इस सितमगर को आराम से आंखें मूंदे देख दिल जले अंदाज में चीखते हुए कहने लगी, मुहीब यू बास्टर्ड। इस सितमगर की जानिब से कोई जवाब न मिलता देख वो गम और गुस्से से गालियां देने लगी। वो इस लड़के की बर्दाश्त की इंतहा थी। अच्छी लड़कियां गालियां नहीं देती, खास तौर पर अपने हस्बैंड को। वो आग बगोला होकर उठकर बैठा, मुकाबिल को एक एक लफ्ज चबा चबा कर रोबदार अंदाज में कहने के बाद वहां से उठकर बाहर चला गया। नजमा वाकिफ थी ये नसीहत नहीं है, ये इसकी दी हुई पहली और आखिरी वार्निंग है। इस खूबड़ू नौजवान के जाने के बाद वो सोफे से सर टकाकर बिलक बिलक कर रोने लगी। आंख खुली तो खुद को सोफे पर कंबल में लिपटा हुआ पाया। एसी का टेम्परेचर भी कम था। बहुत ज्यादा रोने की वजह से इसकी आंखों की बनाई कमजोर होने लगी थी, जिसके सबब सर दर्द से फटा जा रहा था। नज ये रखो,
वो अपनी पेशानी मसलते हुए अभी उठी ही थी कि मुखीब इसके पास आकर अपनी पैंट की जेब से वॉलेट निकालकर इसमें से कार्ड और कुछ नगद रकम निकालकर इसकी जानिब बढ़ाने लगा। नजमा का तो दिमाग गुमा था ये देखकर। ये इसे अपनी शदीद तौहीन और अपने किरदार पर एक गहरा तमाचा मालूम हुआ। घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? पहले मेरे साथ जबरदस्ती करने और अब मुझे पैसे देने की तुमने समझ क्या रखा है मुझे? तुम मुझे क्या वहशिया समझते हो? इसकी आंखें सुर्ख अंगारे की मानिद लाल हुई थी। वो तेजी से सोफे से उतरकर इस सितमगर के रूबरू खड़ी हुई। वो गुस्से से पागल होकर बेतरतीब जुमले अदा कर रही थी। एक्सक्यूज मी नज के सवालात सुनते ही मुहीब का पारा हाई हुआ था। एक दो सानियों के लिए तो वो नीचे मुंह करके अपनी पेशानी मसलने लगा। गुस्से की शिद्दत इस कदर थी कि इसका पूरा चेहरा सुर्ख पड़ गया था। वह मुश्किल अपने गुस्से पर काबू पाते हुए मुकाबिल को घूर कर देखा। ऐसा लगा जैसे रूबरू खड़ी इस नाजुक सिफ्त लड़की को आज आंखों से ही जला देगा। इसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो इस लड़की को पैसे देगा और वो लड़की इसकी जानब से दी हुई जेब खर्ची को इतने गलत नजरिए से लेगी। दुनिया का हर मर्द अपनी बीवी को जेब खर्ची देता है, तो क्या तुम्हारे नजदीक वो सब अपनी बीवियों को वहशिया समझते हैं? इसके सवाल ने नजमा को लाजवाब कर दिया था। जेब खर्ची, इसके चेहरे के तासरात बदले। अगले ही लम्हे इसका गुस्सा गायब हुआ। वो कंफ्यूज नजर आ रही थी। और क्यों ना होती, इसने कब सोचा था कि मुखीब अजलाल मलिक इसे अपनी बीवी की हसीयत से जेब खर्ची देगा? क्या ये वो मुहीब अजलाल मलिक नहीं था जिसने इसके पैसे रोक दिए थे? कारोबार संभालते ही इसे कोड़ी कोड़ी का लोगों के सामने मोहताज बनाए रखा, जिसकी वजह से वो हमेशा अनाइजा बेगम और इनके हस्बैंड और जरून के एहसानात तले दबी रही। अपनी जरूरियाती जिंदगी को पूरा करने के लिए इसने कितनी मुश्किलात सही थी। वो 19 साल की कम लड़की थी, मगर वक्त हालात ने इसे अपनी उम्र से कई गुना बड़ा कर दिया था। रखना है तो रख लो, वरना फेंक देना। वो कार्ड और पैसे इसके हाथ में थमाकर लंबे लंबे कदम लेता कमरे से बाहर चला गया था। वो अपने हाथों में इसकी दी हुई जेब खर्ची को देख बेयकीनी के आलम में खड़ी थी। औरत ससुराल में अपने शोहर की दी हुई इज्जत के मुताबिक अपना मुकाम देखती है और वो इसे इज्जत दे रहा था। वो फ्राइज पूरे कर रहा था, अपने हुकूक भी जबरदस्ती अदा करवा रहा था। मगर क्यों? वो पैसे एहसान नहीं थे। इसने नजरें झुकाकर किसी का शुक्रिया अदा नहीं करना था। इन्हें लेने के बाद वो इसके शोहर के पैसे थे जो इसका हक था। ये सोचकर ही इसकी आंखों से आंसू झलकने लगे। जिसने जिंदगी एहसानात के तले गुजारी हो, वो बहुत खूब जानता है हक और एहसान में क्या फर्क होता है। वो कैसे फेंक सकती थी इन पैसों को? बस इन पैसों को देख देख कर रोना आ रहा था। क्यों आ रहा था वो ये भी नहीं जानती थी। ये जिंदगी में पहली बार था जब मुहीब ने इसकी आंखों में खुशी के आंसू दिए थे। वो अपने नीचे के होंठों को दांतों में दबाते हुए इन पैसों और कार्ड को न जाने कितनी देर तक बेयकीनी से तकती रही। वो अपने कपड़ों का सूटकेस पैक करके एनी को आवाज देने लगी। जी मैडम जी। एनी तेजी से सर झुकाकर इसके कमरे में दाखिल हुई। ये सूटकेस मुहीब के कमरे में रखवा दो। एनी के चेहरे पर इसकी बात सुनते ही मुतमिन सी मुस्कुराहट रक्सा हुई थी। ये सूटकेस ऊपर क्यों लेकर जा रही हो? मुबशरा बेगम की तो नजरें हर वक्त नजमा पर ही रहा करती थी, मानो वो तो खून के घूंट पी रही थी। नजमा को मुहीब के कमरे में पुरवकार अंदाज में रहता देखकर इनकी तो शुरू से यही चाह थी कि नजमा अपनी माँ की तरह मलक मैंशन में एक नौकरानी की तरह जिंदगी गुजारे। मुहीब से निकाह कराते वक्त इनका जहन भी यही था कि वो घर के एक कोने में पड़ी रहेगी। मुहीब जितनी इन माँ बेटी से नफरत करता था, वो कहाँ इन्हें गास डालने वाला था। मगर यहाँ तो पूरी बसात ही उल्टी पड़ी नजर आ रही थी। मुबशरा बेगम की समझ से बाहर था कि आखिर इस लड़की ने ऐसा क्या कर दिया है कि इनके बेटे को
कि वो हर वक्त इसे अपनी बाहों में उठाए फिरता है, इसके नाज नखरे उठाता है और वो गालियां बदवाएं देती है, वो भी सुनी अनसुनी कर देता है। क्योंकि मैंने कहा है एनी से। किए जाने वाले सवाल का जवाब नजमा ने दोनों हाथ फोल्ड कर सीने पर बांधते हुए बड़म से कहा, तुम अपनी औकात मत भूलो, वो मेरे बेटे और मेरी होने वाली बहू पलवशा का कमरा है। अगर कुछ वक्त के लिए मेरे बेटे ने तुम्हें अपनी दिल लगी के लिए रख लिया है तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि वो तुम्हारा कमरा हो गया। इतना जहर उगल कर भी इनके दिल को करार नहीं आया था। वो नजमा के करीब आकर इसे हकारत बड़ी नजरों से सरता प्याऊ देखते हुए कहने लगी, याद रखना, मत ज्यादा देर तक एक ही औरत से दिल लगी नहीं कर सकता। इसे रिश्ते में बांधना पड़ता है और वो रिश्ता पलवशा के साथ होगा। इसका पूरी दुनिया की नजर में तुम बस एक खूबसूरत शो पीस हो जिसे वो अपनी बीवी के आते ही कमरे से बाहर निकाल देगा। अगर यकीन ना आए तो मैं तुम्हें इसकी छोटी सी झलक बहुत जल्द ही दिखा दूंगी। इनके चेहरे पर खबासत सी हंसी थी। इन्हें लगा नजमा पलटकर जवाबी कार्रवाई करेगी, मगर वो बिल्कुल खामोश रही थी। नजमा वाकिफ थी कि मुबशरा बेगम बिल्कुल भी गलत नहीं कह रही, इसलिए इसे अपनी ताकत लड़ने में जाया नहीं करनी थी। मगर न चाहते हुए भी वो इनकी बातों के सबब बहुत उदास हो गई थी। क्या करूं, वापिस आपके कमरे में ही रख दूं? मुबशरा बेगम के जाते ही नजमा का उदास चेहरा देखकर एनी ने आस्तगी से इस्तफसार किया, अजीब पागल है, बेटा कमरे से निकलने नहीं दे रहा और मां रहने नहीं देती। वो झुंझलाकर बोली, तुम मुहीब के कमरे में ही रख दो। एनी इसे तरस भरी निगाहों से देख रही थी, जिसकी वजह से वो शर्मिंदगी महसूस करने लगी। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी इस पर कभी भी तरस खाए। मैं नहीं चाहती कि मुहीब का सामान इस्तेमाल करूं। वो नजरें झुकाए जवाब पेश करने लगी थी। ओके, तो क्या मैं अलमारी में भी सेट कर दूं? नहीं, बस 3 महीने की तो बात है, या शायद इससे भी कम। क्या खबर जलाद, शहजादे का दिल कुछ दिनों में ही मुझसे बच जाए। तुम बस कमरे के किसी भी कोने में रख दो। नजमा ने उदासी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जिस पर एनी अस्पात में सर खलाकर सूटकेस लेकर सीढ़ियों की जानिब बढ़ी। वो नहाकर टॉवल से अपने बाल सुखाते हुए बाहर निकला तो नजर बेड पर लेटी नजमा पर गई। वो अपने हाथ से अपना सर दबा रही थी, आंखें बंद थी इसकी। सर में ज्यादा दर्द हो रहा है, इसने नरम आवाज में इस्तफसार किया। तुम्हें इससे क्या? वो आंखें खोलकर चित्ते हुए बोली, ये सूटकेस। मुहीब की नजर अलमारी के पास रखे सूटकेस पर गई थी। मेरा है, वो आहिस्तगी से जवाबदा हुई। मैं अपनी अलमारी का एक हिस्सा तुम्हारे लिए खाली करवा दूंगा, तुम अपना। वो भी बोल ही रहा था कि नजमा ने तेजी से बीच में बात काटते हुए कहा, तुम्हें इस एहसानमंदी का, यानी तुम्हारी इस एहसानमंदी का बहुत शुक्रिया, मगर मुझे नहीं चाहिए। बस पारसी लहजे में बोली। क्यों? वो आईब्रो उचकाए इसका सफेद चेहरा तकते हुए बोला, क्योंकि मैं वैसे भी ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहने वाली। वो उठकर बैठते हुए इतरा कर बोली थी। भूल है तुम्हारी, वो जुज़बुज़ होकर कहता हुआ अपनी टी शर्ट पहनने लगा। खाना खा लें, फिर डॉक्टर के पास चलते हैं। मुझे लग रहा है तुम्हारी आई सेट वीक हो गई है। मुहीब ने आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल बनाते हुए कहा, कितना अच्छा होना मैं अंधी हो जाऊं, कम से कम मुझे हर वक्त तुम्हारी ये शक्ल तो ना देखनी पड़े। वो मुंह बसोरते हुए मुकाबल पर तंज का तीर चलाने लगी, मगर उस खूबरू नौजवान ने कोई रिस्पॉन्स ही ना दिया। इसका रिएक्शन ना देना नजमा को अपनी तजलील महसूस हुआ। बहरा कहीं का, सिर्फ अपने मकसद की बात सुनता है। वो कुर्ते हुए अपना सर और जोर जोर से दबाने लगी। खाना खाने के बाद वो इसे आंखों का चेकअप करवाने के लिए ले गया था। आपकी आंखें बहुत सूजी हुई हैं और बहुत ज्यादा लाल भी, इसकी क्या वजह है? डॉक्टर के सवाल पर नजमा अपने बराबर में बैठे सितमगर को तकने लगी। वो क्या बताती? वो